आज के इस क्लास के अंदर एपीआई क्या होता है उसको हम समझेंगे और रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे एपीआई को यूज कर सकते हैं फैच मेथड के ज़रिए, ये भी हम समझने वाले हैं। मतलब एपीआई का पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एपीआई यूज करना फ्रंट एंड डेवलपर एपीआई यूज करता है और बनाने का काम बैक एंड डेवलपर का होता है। बैक एंड डेवलपर एपीआई बना के फ्रंट एंड डेवलपर को देता है और वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा फ्रंट एंड डेवलपर को सीखते वक्त ऐसा लगता है कि काश मुझे भी एपीआई बनाना आता और हम बना पाते और हम अपना बनाया हुआ एपीआई खुद ही यूज कर पाते। तो जब आप सीखने की बात करें तो सीखने के लिए एपीआई बनाना एक छोटा सा काम है। आप अपने आप का एपीआई बना के आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि खुद का एपीआई कैसे बनाते हैं, उसको कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में उसका यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। अब हम एपीआई की जब बात कर ही रहे हैं तो एपीआई क्या होता है ये भी सबसे पहले जानना जरूरी है। देखिए एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये देखिए ये टेक्निकल टर्म है जो कि इसे कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए हम नॉर्मल भाषा में समझाते हैं। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं तो वेटर आता है, आपसे पूछता है क्या खाना खाएंगे, तो आप बताते हैं ये चीज़ें मुझे खाना है। तो वेटर क्या जाता है, वेटर जाता है रसोई के अंदर और वहाँ से वो सारी चीज़ें ले आता है और आपको देता है, आप खाना खा लेते हैं। तो देखिए आप बैठे बैठे टेबल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेटर से कि हमको ये चीज़ें दो। तो वेटर जो है एपीआई हुआ और आप यूज़र हैं, मतलब जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह मतलब एपीआई का काम होता है। जैसे कि यहाँ पे एक लॉगिन पे जाते हैं, ये लॉगिन पेज है हमारा। इस पे देखिए लॉगिन विथ गूगल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर पीछे जाएं हम लॉगिन पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे लॉगिन विथ गूगल दिया है। ये हम लॉग आउट कर देते हैं, तभी आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ लॉगिन विथ गूगल है। ये मतलब गूगल का एपीआई यूज किया गया है जो कि क्या करता है कि यूज़र का ऑथेंटिकेशन चेक करता है और सक्सेसफुली लॉगिन करता है। देखिए ये क्यों लगाया गया, इसका क्या पर्पस है। हम चाहते हैं कि यूज़र जो मेरी वेबसाइट पे आए उसका टाइम बचे, वो रजिस्टर पे जाके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत ना हो, मतलब उसको ज़रूरत ना पड़े, ईमेल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़े, वो डायरेक्ट लॉगिन कर जाए गूगल से, ठीक है, लॉगिन कर जाए गूगल से। तो इसके लिए हम यहाँ गूगल का एपीआई यूज करते हैं, फेसबुक का यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं। आप किसी का ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। तो ये एक एपीआई की मदद से ही हुआ है। तो ये एक लाइव एग्जांपल है एपीआई का। और भी एपीआई होते हैं, और भी जगह एपीआई यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पेज पे बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप देखिए उन कोर्सेज में आप उसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए इस वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। तो जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करते हैं और आप उसको खरीदने के लिए बाई करेंगे तो आपके सामने एक रेजर मतलब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आया। अब इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेमेंट गेटवे खुल के आएगा जो कि रेजर पे का होगा, हो सकता है इंस्टामोजो का हो, किसी का हो सकता है पेटीएम का हो सकता है एचडीएफसी का पेमेंट गेटवे हो, किसी का लगा हो सकता है। तो मतलब ये पेमेंट गेटवे ना सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, मतलब जो वो बनाते हैं, मतलब जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वही बनाते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा मतलब उसके लिए बहुत बड़ा कोड लिखना होगा, मतलब एक पूरा मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। तो एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो कि इस चीज़ को पेमेंट गेटवे बना के देता है ऑलरेडी, और वो उस चीज़ को मेंटेन करता है कि आपके कोई अगर पे कर रहा है तो आपके अकाउंट में पैसे चले जाए। ये जिम्मेदारी जैसे रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगाए हैं तो रेजर पे की हुआ कि कोई यूजर से पैसे लेगा और आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। मतलब
कि ये एक सिंगल एग्जांपल है, और एपीआई का यूज हो सकता है। जैसे कि और देखिए, जैसे कि मेंटोर सेल्फ के वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे ये पीएचपी का है, जावास्क्रिप्ट का है, पाइथन का है। तो हम चाहते हैं ना कि मेंटोर सेल्फ का एक ऐप भी हो, मोबाइल ऐप हो, और सेम ये जो कोर्स है और उसका वीडियो सेम वो उस ऐप में दिखे। वैसे आपको बता दें, मेंटोर सेल्फ की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यही कोर्सेज वहाँ पे दिखे। तो इसके लिए हमको जो बैकएंड डेवलपर है उससे हम एपीआई क्रिएट कर देंगे, और जो ऐप डेवलपर होगा उसको हम दे देंगे। तो उसको डेटाबेस नहीं बनाना पड़ेगा, वो हमारे वेबसाइट का डेटाबेस का बनाया हुआ एपीआई वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरा एपीआई का डिफिनीशन हुआ। एपीआई आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। जैसे कि एपीआई का काम यही है कि कोई उसको रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स में एपीआई हमको रिजल्ट देता है। जैसे वेटर का एग्जांपल ये थे ना कि आप टेबल पे बैठे हैं, आप वेटर को रिक्वेस्ट करते हैं और वेटर रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो वेटर एक एपीआई हुआ जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इस तरह आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपीआई बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखिए एपीआई बनाने के लिए आपको एक्सप्रेस.js आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपको एक्सप्रेस.js आना चाहिए। आपको जावास्क्रिप्ट भी आता है और थोड़ा रिएक्ट.js आता है, या रिएक्ट.js ना भी आता है तो चलेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड कैसे काम करता है ये हम अभी सीखने वाले हैं। ये रिएक्ट की सीरीज़ है तो आपको रिएक्ट पता होना चाहिए। नहीं पता है तो चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको बताया अभी कि एपीआई का बनाना जो है वो बैकएंड डेवलपर का काम है। एपीआई फॉर TUT लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, एक ऐसे एक फोल्डर बना लिए, ठीक है, एक फोल्डर बना लिए। अब देखिए, अभी हम एक्सप्रेस.js को यूज़ करके एपीआई बनाएंगे। तो एपीआई बनाने के लिए हम एक्सप्रेस.js को यूज़ करेंगे, और एक्सप्रेस.js की मदद से सबसे पहले हमको सर्वर क्रिएट करना होता है, क्योंकि बैकएंड में हम जब भी काम करते हैं तो बिना सर्वर के काम नहीं होता बैकएंड में। तो सबसे पहले हमको सर्वर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस फोल्डर को हम VS कोड से ओपन कर ले रहे हैं। देखिए, VS कोड से ओपन करने के लिए सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, मतलब यहाँ पे CMD लिखें, फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे CMD लिखें, CMD, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे उसी फोल्डर के अंदर। अब कोड स्पेस ./ लिखिएगा, तो ये जो फोल्डर क्रिएट किया है ना, ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। इसका ये बेनिफिट है। अब देखिए, यहाँ पे हम दो फोल्डर बनाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं और न्यू फोल्डर कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड का फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जो काम करने वाले हैं वो बैकएंड के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए, बैकएंड में काम करना है तो यहाँ पे ठीक है, न्यू टर्मिनल आपको ओपन करना होगा, ठीक है। और फ्रंट एंड में आपको फ्रंट एंड में हम रिएक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। आप बैकएंड में आप एपीआई क्रिएट करने के लिए PHP भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सप्रेस.js यूज़ करने वाले हैं एपीआई क्रिएट करने के लिए। तो देखिए, बैकएंड के अंदर टर्मिनल खोले हैं तो देखिए यहाँ फोल्डर बैकएंड लिखा है। उसी तरह से हम फ्रंट एंड के अंदर हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये फ्रंट एंड का टर्मिनल है और ये बैक एंड का टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैक एंड लिखा हुआ है और यहाँ पे फ्रंट एंड लिखा हुआ है। इसको देखिए, इसको कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि इस वाले को हम देखिए कलर भी दे सकते हैं, या फिर रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम रीनेम कर देते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। और साथ साथ इसका कलर भी दे सकते हैं। देखिए, चेंज कलर है, रेड ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम बैक एंड कर देते हैं,
ठीक है, इतना आसान है। देखिए कुछ ज़्यादा हम कर नहीं रहे। यहाँ पे भी चेंज कलर कर सकते हैं, ग्रीन, ठीक है। और इसको दो आधा में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं, हमको ऐसे ठीक लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बैकएंड में जाएंगे, और बैकएंड में हमको सबसे पहले देखिए बैकएंड फोल्डर अभी खाली है, ठीक है, खाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं npm init, ठीक है, npm init लिखते हैं। तो बैकएंड के अंदर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए बैकएंड के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी क्रिएट होगा। देखिए ये पूछ रहा है कि पैकेज नेम क्या है, तो आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, वैसे हम डालना नहीं चाहते हैं। तो एंटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंटर। वर्जन भी डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, हम नहीं डालना चाहते हैं तो एंटर एंटर करते जा रहे हैं। यहाँ कीवर्ड में कुछ डाल सकते हैं, ऑथर में डाल सकते हैं अपना नाम, या फिर छोड़ दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर एंटर, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ड्रैग करेंगे आपको एक पैकेज डॉट जेसन फोल्डर दिखेगा इस तरह का, ठीक है। तो ये हमारा पैकेज डॉट जेसन npm init जैसे ही लिखते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमको इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिख रहे हैं, तो हमको एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल होके मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेस मिल गया है हमको। और ये जो एरर जो आ रहा है ना, प्रॉब्लम लोडिंग रेफरेंसेशन स्कीमा, ये एक एक्सटेंशन के कारण आ रहा है, उसको हम हटा ही देते हैं। एरर करके कुछ एक एक्सटेंशन, अभी हम जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे थे इसीलिए उसको ऑन किए थे। ये है एरर लेंथ, वो उसी लाइन में एरर बता देता है, तो इसको हमको काम नहीं है अभी, तो इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम अपने कोड में आ जाते हैं, मतलब कोड क्या ही, मतलब ये इस फाइल में आ गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्रिएट कर लिए। अब देखिए इसको कट करते हैं और हम यहाँ पे बैकएंड के अंदर ही हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, index.js, ठीक है। index.js एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले हमको API बनाने के लिए एक सर्वर का रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए आपको कोड आने की ज़रूरत नहीं है, अब जैसे जैसे कर रहे हैं जैसे जैसे आप पेस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए हम न्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है। देखिए एक्सप्रेस सर्वर लिखने के बाद एक्सप्रेस, देखिए एक मतलब ये बोल रहा है कि एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। और हमको क्या करना है, गेट स्टार्टेड में क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक, यही लाइन बस आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है, ठीक है। ये लाइन कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो इस लाइन का मतलब क्या है हम एक बार समझा देंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ API को फैच करना में इंटरेस्टेड है, कैसे बनाते हैं वो नहीं जानना है, तो आप बस इस जो अभी बता रहे हैं API क्रिएट करना, वो आप बस सुन लीजिए, ठीक है, बस आप सुन लीजिए, बस इतना ही। देखिए तो ये सबसे फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि हम जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है उसको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे रिएक्ट में करते थे ना, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरह कर देते। तो वही किया गया है कि एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है उसको एक्सप्रेस वाले वेरिएबल के अंदर डाल दिया गया है, जैसे ये लाइन में करते थे वैसे, रिएक्ट में करते थे ऐसे, तो वैसे ही ये किया गया। उसके बाद इसके जितने सारे प्रॉपर्टी हैं उसको ऐप वाले फोल्डर में डाल दिया गया है, इसलिए क्योंकि हम बार बार एक्सप्रेस इस तरह मतलब हमको नहीं लिखना पड़े, हम उसका एक नाम दे दिए हैं ऐप,
ठीक है। और एक वेरिएबल लिए हैं कि 3000, ठीक है, 3000 लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इस एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का एक गेट मेथड है जो कि बताता है कि फॉरवर्ड स्लैश, जैसे कि हम होम पेज पे एंटर करते हैं तो हमको क्या खुले, तो हम चाहते हैं कि हेलो वर्ड खुले, तो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि अबाउट, जैसे ही app.get और फॉरवर्ड स्लैश अबाउट खुले तो हमको दिखाए हेलो अबाउट, हेलो अबाउट, ठीक है। तो ये आप मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि क्या खुले तो क्या आना चाहिए, तो उसी हम बता दिए। अब देखिए एक इसी मतलब फ्रेमवर्क के अंदर एक लिसन नाम का मेथड है जो कि ये बताता है कि जो सर्वर है ना वो कहाँ पे रन करेगा, किस यूआरएल पे रन करेगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बता देते हैं कि ये जो रन करेगा वो रन करेगा लोकल होस्ट, और देखिए यहाँ पे पोर्ट के अंदर क्या वैल्यू है, पोर्ट के अंदर 3000 वैल्यू है, यानी कि 3000 पोर्ट पे ये रन करेगा। यही चीज़ यहाँ पे बस लिखा हुआ है। और मतलब ये लिसन मेथड दो चीज़ लेता है, एक पोर्ट लेता है कि वो किस पोर्ट पे रन करेगा, दूसरा एरो फंक्शन, ठीक है। बस ये आप इतना ही लाइन से सर्वर क्रिएट हो जाता है। अब इसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं नोड index.js। जैसे ही रन करेंगे देखिए ये पोर्ट पे हमको दे दिया। अब देखिए ये हेलो वर्ड आ गया, और जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश अबाउट करेंगे तो हमको देखिए हेलो अबाउट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट लिखते CONTACT कॉन्टैक्ट लिखते, और यहाँ भी हेलो कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश पे कॉन्टैक्ट लिखेंगे ना तो CONTACT, तो वो देखिए ये अभी हमको फिर से एक बार इसको बंद करके रन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये जब आप कुछ नया लिखते हैं ना तो इसको क्लोज करके, इस सर्वर को क्लोज करके फिर से इसको रन करना होता है, तब जाके वो दिखाएगा, ठीक है। अभी देखिए अभी हम फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, देखिए कॉन्टैक्ट पे। तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है, ठीक है। सर्वर क्रिएट करने का काम हो गया है। अब देखिए अब हमको API बनाना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि API बनाने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश API लिखे ना तो हमको API जो बनाएंगे वो वाला पेज दिखे, ठीक है। हम ये चाहते हैं, और ठीक है ये चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सबसे ऊपर, और यहाँ पे एक वेरिएबल आपको लीजिए, एक वेरिएबल इस तरह से API बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, और एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लीजिए और इक्वल टू, और इस तरह आपको दे देना है। और यहाँ पे इस तरह करली ब्रेसेस के अंदर आपको API के अंदर क्या क्या होगा वो आपको डालना है। तो हम चाहते हैं ID में 1 हो, उसके बाद हम चाहते हैं कि टाइटल हो, और टाइटल के अंदर लिखा हुआ रहे कि दिस इज टाइटल, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्शन भी हो, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। DECP लिख देते हैं, DECP। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिखा हो, दिस इज आवर पैरा, ठीक है, ठीक है। तो ये API के अंदर एक डेटा हो गया। इसी तरह से आप दूसरा डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कॉमा करके यहाँ से दूसरा डेटा डाल सकते हैं इस तरह, ठीक है। मतलब API के अंदर क्या होता है, बेसिकली डेटा होता है। दिस इज, यहाँ पे फर्स्ट टाइटल लिख देते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट पैरा, उसके बाद एक फिर से
और यहाँ पे दिस इज सेकेंड टाइटल, यहाँ पे भी दिस इज सेकेंड पैरा। देखिए ये जो है ये अभी हम API मतलब में क्या डेटा होगा ये डिफाइन कर लिया यहाँ पे, लेकिन हम देखिए इस API के डेटा को देखना है तो हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखे थे ना, तो इसके जगह हमको रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखना होगा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन की ये जो डेटा है, ये डेटा जो है डेटा के अंदर जो स्टोर करवाए हैं ये सारा हमको डेटा जेसन फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम दिखाते हैं इसके बाद का काम, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे इतना चीज़ लिख दिए हैं, नया लिखे हैं, तो इसको हमको इस सर्वर को फिर से क्लोज करना पड़ेगा, कंट्रोल C, और इतना सारा लिखा हुआ है इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लिखते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेस, ठीक है, एंटर किए। अब देखिए ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए ओपन किए और यहाँ पे देखिए देखिए उल्टा डाल दिए थे हम, / पे डाल दिए हैं ना, तो इसीलिए ये दिख गया। अब देखिए हमको ये काम करना था यहाँ पे कि API वाले पे दिखाना था ना, हम उल्टा दिखा दिए थे। देखिए / का मतलब ये होता है कि होम पेज, ठीक है, / का मतलब होता है होम पेज। तो अब देखिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं फिर से, क्योंकि दोबारा लिखे हैं तो यहाँ पे कुछ भी दोबारा लिखेंगे तो आपको कैंसिल करना होगा। इससे बचने के लिए नोडमोन एक मॉड्यूल है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। देखिए कॉन्टेक्ट पे जाके और अब देखिए यहाँ पे हम API लिखते हैं तो वो हमारा API देगा। अब देखिए ये जो API है, ये API अभी तक जितने मतलब आप जितने भी YouTube पे ट्यूटोरियल देखेंगे ना, वो सब किसी न किसी के बनाए हुए API को यूज करते हैं। तो इसी तरह आप भी अपना एक API ये बना लिए। अब ये सर्वर ऑन है, हमारा सर्वर ऑन है, तो अब आप इस API को यूज कर सकते हैं। API यूज करने के लिए देखिए API यूज करने के लिए सबसे पहले आपको API को टेस्ट करना पड़ता है। तो एक पोस्टमैन नाम का सॉफ्टवेयर है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले पोस्टमैन डाउनलोड इस तरह लिख के, ठीक है, इस तरह लिख के और यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो कुछ इस तरह खुलेगा, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होता है। इस तरह का आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, विदाउट लॉगिन आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्वर ऑन है, तब आप जो API बनाए हैं ना, API में कौन सा मेथड लिखे हैं, गेट, और यहाँ भी गेट मेथड है। तो आप इस API को, ये जो API है, इसको जैसे ही सेंड करेंगे ना तो ये देखिए उसके अंदर जो भी डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर लेकिन ये क्लोज रहेगा, मान लीजिए सर्वर क्लोज है, तो ऐसा भी नहीं कि ये API काम करने लगेगा, ये नहीं काम करेगा। जैसे अब सेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेगा कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, लेकिन वही सर्वर ऑन है तो ये काम करेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ से सर्वर ऑन हो गया है तो ये काम करेगा। यही चीज़ अगर मान लीजिए ये API आप नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे ये mentorself.com फेक API /index.php लिखते हैं और तो ये API खुल जाएगा जिसमें 20 डेटा है। इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए वो सारे डेटा हैं कि मतलब वो सारे डेटा आ रहे हैं, ये सारे डेटा यहाँ पे आपके पोस्टमैन में, तो समझ जाइए कि वो API सही है। अगर नहीं आता है तो वो API में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरह करते हैं। देखिए ये हमको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला पता नहीं, अभी देखते हैं, फिर से सेंड करते हैं, ठीक है। वैसे ये काम कर जाता है, ये अभी शायद कुछ दिक्कत होगा, नहीं तो फिर से कर लेंगे, तो कुछ देर पहले ही इसको टेस्ट किए हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन सबको ना
क्लोज करके फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा एपीआई है जो कि मतलब बना बनाया हुआ है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके भरोसे के लिए, मतलब आपके भरोसे नहीं, अपने भरोसे के लिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। वैसे हम इसको बनाते वक्त टेस्ट तो किए ही थे, ये काम कर रहा था, इसीलिए ये ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी बता दे रहे हैं कि देख लीजिए, देखिए ये जो एपीआई है, अब कोई एपीआई आता है जिसके अंदर की भी डालना होता है, की और उसका वैल्यू प्राइवेट होता है। मतलब बहुत सारे एपीआई, मान लीजिए आप अपने डेटाबेस का एपीआई बनाए और हो सकता है कोई और भी उसको यूज़ कर ले, एक वेबसाइट के लिए दिए और वो 10 वेबसाइट के लिए यूज़ करते, तो वो डेटा तो सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो ये तो दिक्कत है ना। तो हम उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो हम की पास कर देते हैं, कुछ ऑथराइजेशन लगा देते हैं, एपीआई की मांगते हैं कि हम ये एपीआई की चाहिए तभी हम ओपन होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने एक एपीआई बाई किया है, देखिए एक एपीआई बाई किया है कि अगर कोई इमेज है ना, मतलब ये दिखा दे रहे हैं ओरिजिनल, छोड़िए। ठीक है, जो काम है उसी को टेस्ट करते हैं। तो ये हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ डला हुआ है क्या कि नहीं काम कर रहा है? ये काम कर जाता है, ये तो काम कर जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये बोल रहा है एरर रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया है। तो एक मिनट, इन सबको डिलीट करते हैं। ठीक है, मेरे में कुछ दिक्कत चल रहा है। ठीक है, बस ये थोड़ी देर में हो जाएगा ये सही। चलिए, जो ये है ये यहाँ काम कर रहा है ना सक्सेसफुली, ये देख ले रहे हैं। मतलब ये अभी काम क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू होगा, मे बी। हाँ, वही हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता है। वही है, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, इसलिए ये हुआ नहीं अब तक। देखिए इंटरनेट का ही इशू है, वही ना, वही मुझे भी यही डाउट था कि इंटरनेट का इशू हो सकता है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब एपीआई सही है, एपीआई में कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा इंटरनेट का इशू है। ठीक है, तो इस एपीआई को आप यूज कर लेंगे। ठीक है, इस एपीआई को आप यूज कर लेंगे, लेकिन अब देखिए, अब हमको, ठीक है, ये एपीआई को हम यूज करेंगे, अभी ये टेस्ट भी करके दिखाएंगे। शायद अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो कोई नहीं। सबसे पहले अब क्या करते हैं कि अब फ्रंट एंड में हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट में जो एपीआई अभी बना है ना, टेस्ट करके दिखा दिए हैं, उस एपीआई को अब हम फ्रंट एंड के अंदर, रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ फ्रंट एंड का टर्मिनल ऑन है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्ट का अपना जो क्रिएट करते हैं वी टैब वाला, वीट ऐप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप रिएक्ट का वीट के जरिए या क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए भी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। हम वीट ऐप से कर रहे हैं क्योंकि अब क्रिएट रिएक्ट ऐप ना डेड हो गया है, डेड नहीं हुआ है, मतलब ठीक है, अब नया आया है तो नया लोग यूज़ करें। तो देखिए ये पूछ रहा है कि आप अपना प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम जो नाम है फ्रंट एंड वही रखना चाहते हैं, तो डॉट दे दीजिए बस, और एंटर कर दीजिए, और एंटर करके और यहाँ से रिएक्ट चूज कर लीजिए और यहाँ से जावास्क्रिप्ट चूज कर लीजिए। और अब देखिए ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होके आ गया। अब यहाँ से नोड मॉड्यूल एक फ्रंट एंड के अंदर क्रिएट करना होगा, तो npm i लिखिए। तो जैसे ही npm i लिखेंगे तो ये यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल क्रिएट करके आ जाएगा। ठीक है,
और आप उसको रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये भी होता है कि जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो किसी और पोर्ट पे रन होता है, ठीक है। और जो बैकएंड है, बैकएंड तो हम किस पोर्ट पे रन कर दे, आपको याद होगा। तो बैकएंड जो है हम यूज कर रहे हैं लोकल होस्ट और इसको रन कर रहे हैं 3000 पोर्ट पे, ठीक है। आपको याद होगा कि जो हमारा एपीआई है ये 3000 पोर्ट पे रन हो रहा है। लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो किसी और पोर्ट पे रन होगा, ठीक है। अभी जब तक ये मेरा नेट कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इसको अभी देखिए npm हम रन डेव करते हैं, तो ये जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है आप देखेंगे ये कोई और पोर्ट पे काम कर रहा होगा। देखिए ये आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये 5173 पोर्ट पे काम कर रहा है, ये इस पोर्ट पे काम कर रहा है 3000 पे। तो इन दोनों अलग अलग पोर्ट पे है। इसको हम मतलब इस एपीआई को इस पे रिएक्ट पे यूज करना है तो सेम पोर्ट पे हमको दोनों को रन करना होगा, तभी ये होगा। तो उसके लिए एक हम बस एक चीज़ लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, बस उसको फॉलो कर लीजिएगा। और थोड़ा हम अपना एपीआई का हाल देख लेते हैं कि ये एपीआई अब काम करना शुरू किया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सेंड करते हैं। तो वैसे ये एपीआई काम करेगा, और अगर नहीं काम करे तो हम इसी तरह का एक एपीआई हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है हम की भी डाल दें, तो यहाँ पे की में जाके और उसका वैल्यू डाल दीजिएगा। हो सकता है किसी कारणवश ये एपीआई काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ इशू। अब क्या इशू है ये चेक करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो ये नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये लास्ट बार है जो कि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम चेक नहीं करेंगे। तो हाँ, ये होने देते हैं। तब तक हम बात ये कर रहे थे कि ये दोनों को हमको सेम पोर्ट पे करना होगा। तो इसके लिए एक्सप्रेस.js के अंदर ही आपको एक नया चीज़ इंपोर्ट करना होगा। उस नया चीज़ का नाम क्या है उसको हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका नाम देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, उसका नाम CORS है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, CORS, ठीक है, यही लिखना है। इसका नाम अब कुछ भी याद कर लीजिए, एक ही एस है, ठीक है। और इसको हम इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसी वेरिएबल के अंदर क्या हो गया, CORS के अंदर ही हम इसको स्टोर करवा ले रहे हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे बस एक चीज़ और लिखना होता है कि मतलब ये जो एक्सप्रेस है ना, इस एक्सप्रेस को मतलब ये जो ऐप है जिसके अंदर एक्सप्रेस मौजूद है, यहाँ app.use के अंदर ये डालना होगा CORS, ठीक है। तो इससे क्या होगा, CORS और इस तरह पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये मतलब सेम पोर्ट पे मतलब अब ये हो गया, ठीक है। इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये किस पे है हम, हाँ, node index.js करना है, लिख ही लेते हैं CLS करके, node index.js, ठीक है। node index.js, ठीक है। अब ये क्या, हाँ एक चीज़ और, हाँ भूल गए थे कि ये जो कोड CORS जो है ना, ये तो इंस्टॉल ही नहीं किए, ठीक है। ये हमको ये अलग है, ठीक है। तो ये देखिए मतलब क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स ये है, मतलब एक दूसरे को शेयर करता है, क्लाइंट और सर्वर को, मतलब देख रहे हैं ना। इससे आप समझिए कि मतलब ये दोनों खुद को मतलब आप क्रॉस ऑरिजिन हो रहा है, ठीक है, डेटा इंटरचेंज होना है ना। तो इसको हमको
इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए npm i या npm install cors, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हमको रन करना था। ये हम पहले ही रन कर रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था। अब देखिए node-index.js देखिए 3000 पोर्ट पे, ठीक है, वो हमारा API अब दिख रहा है। मतलब बिना इसके API को आप, मतलब अगर आप खुद का API बनाए हैं तो बिना इसके आप फैच नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सोचे कि ये बताना ज़रूरी है। तो बाद में हम सोचे थे कि एरर आएगा तभी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि एरर से पहले ही हम आपको दिखा दिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलिए अब आगे काम करते हैं। अब हम अपना बैकएंड का सारा काम हो गया है, और ये शायद काम नहीं किया। हाँ, ये काम नहीं किया, कोई बात नहीं, अगर काम किया ही नहीं तो अब हम क्या ही बोले। आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस API को, ठीक है। अब देखिए, एक हम फ्रंट एंड में चले जाते हैं। देखिए इसको बंद नहीं करना है, बैकएंड को बंद नहीं करना है। और फ्रंट एंड के अंदर ये जो app.jsx है, इसके अंदर जितने सारे कोड बिना काम के हैं उनको हम हटा देते हैं। और ये लाइन काम का भी नहीं है, और यहाँ से मतलब जो भी लाइन है मेरे काम का नहीं है, यहाँ तक मेरे काम का नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक div लेके हेलो डालना है, ठीक है, ठीक है। और उसके रिएक्ट जो है इस पे देखिए रन किए तो हेलो आ गया, ठीक है। अब हमको API को यूज करना है, ठीक है। तो जब भी आप API को यूज करेंगे, जस्ट इस फंक्शन के नीचे आपको यूज इफेक्ट पढ़ाए थे। अगर यूज इफेक्ट नहीं मालूम है अभी तो आप उसको जाने दीजिए। सबसे पहले देखिए, मतलब जब भी आप API को रखते हैं तो यूज इफेक्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा। तो अभी यूज इफेक्ट नहीं हम लिख रहे हैं, हम बस फैच मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए एक फैच मेथड है। फैच मेथड ना ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस यानी कि ये जैसे आप किसी से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, दोस्त आपसे उधार लेता है तो वो कहता है कि हम इतने दिन में चुका देंगे, या एक प्रॉमिस कर रहा है। ये तो प्रॉमिस कर रहा है तो दो ही केस हो सकता है, या तो वो पैसे चुकाएगा या तो नहीं चुकाएगा। तो इसी तरह से फैच API मतलब प्रॉमिस जो होता है उसमें दो काम होता है। एक प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, यानी कि प्रॉमिस सक्सेसफुली चला, ठीक है, या फिर रिजेक्ट होता है। तो देखिए, अगर प्रॉमिस आपको लगता है कि रिजॉल्व होगा तो वहाँ पे दैन का यूज होता है। अगर रिजेक्ट होगा तो वहाँ पे कैच का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा API कौन सा है? हमारा API ये है, ये API है, ठीक है, ये API है। तो इस API को हम यहाँ पे डबल कोडेड के अंदर डाल दिए, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि ये API तो जो है ये रिजॉल्व होगा, यानी कि ये सक्सेसफुली काम करेगा। तो यहाँ पे दैन के अंदर आप इस API से जो डेटा आएगा उसका क्या आप नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप नाम रख दीजिए, ठीक है। जो डेटा आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको एक एरो फंक्शन बनाना होगा यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि जो API से डेटा मतलब इसमें जो आ रहा है वो डेटा हमको जेसन में मिले। तो उसको हमको यहाँ पे .json लिखना होगा, ठीक है, जेसन, ठीक है। उसके बाद ये जो जेसन है ना, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो आपको फिर से दैन लगाना होगा, ठीक है। और मतलब जो जेसन में डेटा आएगा उसको आप किस में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक रिजल्ट वेरिएबल में वो डेटा स्टोर हो। तो दैन एक एरो फंक्शन लेता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह हम अब console.log कर लेंगे, console.log कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा मतलब हम फैच कर ले देता। अब देखिए, हो सकता है कि ये API काम नहीं करे, जैसे वो पहले वाला API काम नहीं कर रहा था। तो हम चाहते हैं कि जब API काम नहीं करे तो वो हमको एरर दे दे, ठीक है। उसको हम एरर वाले में स्टोर करा लेते हैं, और हम चाहते हैं कि वो एरर दे दे। तो इस तरह कर्ली ब्रेसेस ओपन कीजिए और console
डॉट लॉग के अंदर आप यहाँ पे कंसोल डॉट एरर लिख दीजिए। एरर में एरर की तरीके से देता है, और यहाँ पे फेल्ड टू फैच लिख दीजिए। ठीक है, इतना काम आपको करना है। ठीक है, इतना काम करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस वाले को हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, डेटा फैच हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसको इंस्पेक्ट में डाले हैं ना। देखिए, इसको इंस्पेक्ट में डाले हैं, तो ये हमको यहाँ से कंसोल, और देखिए हमको डेटा मिल गया है। देखिए ये डेटा हमको देख रहे हैं 3 डेटा है, इसलिए एरे में हमको 3 डेटा मिला है। तो ये यानी कि सक्सेसफुली फैच हो गया है। इसकी जगह हम मेंटोर सेल वाले में जो ये एपीआई है, इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको हम सेम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें 20 डेटा है। तो देखिए ये एपीआई यानी कि सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये पोस्टमैन का कुछ दिक्कत था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें 20 डेटा हैं, तो वो सारे डेटा यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, ये सारे डेटा दिख रहा है। इसमें उसी तरह आईडी, टाइटल, पैराग्राफ है, उसी तरह सेम, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, बस अब देखिए एपीआई तो फैच कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये तो कंसोल में देख रहे हैं, हमको वो सारा दिखना चाहिए यहाँ पे, हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। ये जो आप यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं, आप इस डेटा को मतलब ये जो डेटा है जो जेसन से आ रहा है, जो रिजल्ट में स्टोर करवाए हैं ना, इसको क्या कीजिए कि इसको यहाँ से एक हुक बना लीजिए, यूज स्टेट। ठीक है, एक यूज स्टेट हुक बना लीजिए, और इसके अंदर अभी आपको कोई डेटा पास नहीं करना है। ठीक है, ये अभी आपको कोई डेटा पास नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्स्ट लीजिए, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम डेटा डाल रहे हैं, या फिर नाम वहाँ पे रिजल्ट है तो रिजल्ट डाल लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट, और इस रिजल्ट को हम सेट रिजल्ट RESULT। ठीक है, देखिए अभी हम क्या किए, एक हुक बनाए, यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक क्या करता है कि मतलब वो डेटा को स्टोर कर लेता है, और मतलब कोई भी डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, और उस डेटा पे वो कुछ अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब उस फंक्शन से कुछ चेंजिंग कर सकता है। ठीक है, तो हम इस सेट रिजल्ट में जो कंसोल डॉट लॉग की है ना, उसके जगह हम सेट रिजल्ट के अंदर वो जो रिजल्ट है ऊपर, उसको हम पास कर दे जाए। यही रिजल्ट है, देखिए ये नाम सेम रखिएगा। ठीक है, तो सेट रिजल्ट में ये अभी आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, कोई एरर तो नहीं है ना? देखिए, ठीक है, और वो सारा डेटा मतलब अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम फैच करेंगे सारा डेटा। तो अब देखिए सारा डेटा हम फैच करेंगे यहाँ पे, ये जो डिव है ना यहाँ पे, तो एक डिव तो बना हुआ है ही पहले से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैप मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मतलब हम चाहते हैं कि वो सारा डेटा हमको दिखे। ठीक है, जो भी डेटा है वो हमको दिखे। तो देखिए हम चाहते हैं कि वो सारा डेटा दिखे, तो कहाँ पे है डेटा हमारा? रिजल्ट के अंदर है, वो सारा डेटा रिजल्ट के अंदर है। तो आप लिखिए रिजल्ट डॉट मैप, इसी में मैप मेथड लगाइए क्योंकि सारा डेटा तो इसी में है। उसके बाद एक आप कोई भी नाम रख लीजिए। ठीक है, नाम रख लीजिए, हम आइटम रखते हैं, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाइए। ठीक है, मैप मेथड
अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आपको मैप मेथड आना चाहिए, ठीक है, तभी अब काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि रिजल्ट डॉट मैप लिखे हैं और इसके अंदर मतलब यहाँ पे आपको मतलब 1 by 1 जैसे कि देखिए 1 2 3 है और आप 2 देखिए, अब मैप मेथड अभी हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि मैप मेथड समझाएंगे तो 5 मिनट उसको समझाने में निकल जाएगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट काम ही पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिव लेते हैं, ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि वो जो डेटा है वो सारा डेटा हमको दिखे, ठीक है। तो इसके अंदर एक डिव लिए हैं और यहाँ पे हम देखिए एक S2 ले लेते हैं, ठीक है, S2 लिए हैं और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो आइटम में सबसे पहले उसमें आईडी था, ठीक है, तो आइटम डॉट आईडी लिख दीजिए, ठीक है, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। उसके बाद टाइटल है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये है ना, तो ये आईडी हो गया, उसके बाद हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन आए, उसके बाद एक और आईडी, शायद टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो नाम है वही लिखिएगा और इसको आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना होगा, ठीक है, ठीक है, इसको आपको कर्ली ब्रेसेस में रखना होगा और हम इसको क्या एक काम करते हैं कि इसको पी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आइटम में जो सबसे पहले डेटा होगा वो सबसे पहले आइटम में जो भी एक डेटा होगा तो आइटम इंटू आईडी करेगा, तो फर्स्ट वाला जो डेटा आएगा, फिर सेकंड वाला डेटा आएगा आईडी डॉट यहाँ पे टाइटल, ठीक है, अरे क्या आ गया टाइटल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आईडी में देखिए वो जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए कि वो डेटा क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो आईडी है, उसके बाद टाइटल है, उसके बाद पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ लिखेंगे, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी डाल दिए, ऐसा नहीं करना है, जो वहाँ पे डेटा में जो फैच करना है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है उतना टाइम, जैसे फर्स्ट का दिखाएगा, फिर सेकंड आईडी का दिखाएगा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, इस तरह ये दिखाता है, ठीक है। अभी सेव करेंगे और अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, एरर क्या है, एरर देख लेते हैं। ये बोल रहा है अनकैच्ड टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग यूज स्टेट के पास दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए यूज स्टेट के पास, हम यहाँ पे तो सारा सही है, यूज स्टेट के पास चलते हैं, यूज स्टेट सबसे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिए हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा तो उसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, यहाँ हम रिजल्ट लिखे हैं और एक दूसरा सेट रिजल्ट लिखे हैं, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, यहाँ पे तो सही है, ठीक है, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और यूज स्टेट हम यूज किए ही हैं। एक काम करते हैं, मतलब ये सारा ना यूज इफेक्ट के अंदर रखते हैं, तो एक काम करते हैं यूज इफेक्ट को भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब ये सारा डेटा एक मतलब जब भी ये रेंडर हो तो हर बार हमको दिखे, ठीक है, ये समझने के लिए यूज इफेक्ट क्या होता है, हम क्यों लगा रहे हैं, आपको यूज इफेक्ट का वीडियो देखेंगे ना तो वो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम यूज इफेक्ट लगा रहे हैं, यूज इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे यूज इफेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह आपको लिखना है और यहाँ पे आपको इस तरह, मतलब इस तरह ही लिखते हैं। देखिए इसको सबसे पहले देखिए ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर, एक मिनट, ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं
इसको कंट्रोल X कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए, ज़्यादा का क्या कर दिया ना, यूज इफेक्ट को नहीं करना था, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करना है, ठीक है, क्योंकि यूज इफेक्ट तो अभी लिख ही रहे हैं, ठीक है। तो यूज इफेक्ट में यहाँ पे एक एरो फंक्शन इस तरह दीजिए और इस तरह, और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आ गया, ये क्या आ गया है इधर, रुकिए, हाँ अभी इन सबको इसको हटाते हैं और यहाँ पे हमको मतलब यूज इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह बनाते हैं और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, इस तरह, और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फैच वाला जो है ना यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, बस। अब देखते हैं अब क्या एरर आ रहा है, यूज स्टेट के पास ही आ रहा है, तो इसका एरर जो है, इसका एरर हम लोग इसलिए आ रहा है हम लोगों को क्योंकि उल्टा पलटा कर दिए। देखिए जब भी हम यूज स्टेट डिक्लेयर करते हैं वो तो हम फंक्शन के अंदर करेंगे ना, फंक्शन के बाहर कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए ये आ रहा था, ठीक है। इसका वजह बस इतना ही सा था कि हम उसको ऊपर लिख दिए थे इसीलिए नहीं आ रहा था। तो देखिए अभी हम इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखिए ये हमारा डेटा मिल गया, ठीक है। 1 से लेके कितना तक मिला है, 1 से लेके 20 तक मिला है, ठीक है, 1 से लेके 20 तक मिला है। और इस API को भी आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर 3 ही डेटा है ना, तो यहाँ पे इस API को आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे, और यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे नाम है ID टाइटल और DECP है। तो यहाँ पे ID टाइटल तो सारा लिखा ही हुआ था, यहाँ पे DECP बस लिखना है, DECP। तो इस API में 3 डेटा थे तो इसलिए 3 डेटा ही आएगा इस बार। देखिए 1 2 मतलब 3 ही डेटा थे, यहाँ पे 1 ही है इसलिए 1 आया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब API से डेटा फैच होता है। हम लोग अभी सारी चीज़ें समझ गए कि API से डेटा कैसे फैच होता है और उसको API कैसे बनाते हैं, उसको कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे ये API है तो ये पोस्टमैन, मेरा पता नहीं, पोस्टमैन से चेक करते हैं कि API सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हम इसी से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो गया, इसको अभी तक नहीं दे रहा है। तो हम लोग अभी तक सारी चीज़ें सीख लिए हैं, लेकिन एक चीज़ और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जब हम इस API को यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से API में डेटा डाल रहे हैं और इसका नाम पैराग्राफ है, नीचे जाते हैं, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर ले रहे हैं। तो एक चीज़ आप इसको गौर कीजिए, यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, अभी तो ये आ रहा है, जल्दी आ रहा है, लेकिन इसमें शुरुआत में जब फैच करेंगे ना तो ये टाइम लगाता है। मतलब शुरुआत में आप देखे भी होंगे, अगर वीडियो को बैक करके देखिए, जैसे इसको हम Ctrl+C करके और npm run dev करते हैं और देखिए इसको हम अभी रन करते हैं। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं वो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इस URL को हम कॉपी कर रहे हैं और इसको ना हम क्रोम में रन करते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम शायद अगले वीडियो में अगर हमको याद रहा तो हम ये बता देंगे। एक कॉन्सेप्ट है लेजी लोडिंग, ठीक है। जैसे कि हम एक काम करते हैं, ये डेटा जल्दी फैच हो रहा था ना, तो उसको हम स्लो कर देते हैं। मतलब ऐसा होता है कि API से डेटा जो आ रहा है
लोडिंग होने में ही टाइम ले रहा है, देख रहे हैं, उसके बाद आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम स्लो कर दिए हैं, ठीक है, डेटा आने में टाइम लग रहा है। इसीलिए हो सकता है 10,000 20,000 डेटा आता तो और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस वजह से हम एक लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मेरा मन था कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करें, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम आपको सारी चीज़ें समझा दिए जो हम शुरुआत में वादा किए थे कि आपको खुद का एपीआई बनाना सीखेंगे और किसी बनाए हुए एपीआई को यूज़ करना नहीं सीखेंगे, और लेकिन वो भी सीख लिए क्योंकि पहले से बनाया हुआ था।